आज इस लेक्चर में हम 21 सितंबर से 27 सितंबर के मध्य हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। ये जो वीडियो है ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की, पटवारी की, कांस्टेबल की, जेल प्रहरी की और पीईबी यानी राज्य स्तर पर होने वाले अन्य एग्जाम्स की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल आप सभी का द थूल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहली घटना की तरफ चलते हैं। तो पहली जो मुख्य खबर आ रही है वो है पोषण सप्ताह के बारे में, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर संपूर्ण राज्य में, पूरे राज्य में पोषण महोत्सव और गरीबी कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया गया। ये जो पोषण महोत्सव है ये 97,000 से अधिक आंगनबाड़ी और 23,922 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में मनाया गया। इस पोषण महोत्सव के तहत प्रदेश के लगभग 8 लाख बच्चों को मीठे दूध के पैकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इनको बांटा गया। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्व सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनसे बातचीत की। इसी क्रम में श्री चौहान जी ने डिंडौरी के तेजस्विनी स्व सहायता समूह की श्रीमती रेखा पेंद्राम से बातचीत की और उनके द्वारा बनाई गई कोदो कुटकी से बनी बर्फ़ी और बिस्किट की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कोदो कुटकी की बनी हुई बिस्किट और बर्फ़ी जो है ये पोषक तत्वों से भरी होती है, जो प्रदेश में जो पोषण और कुपोषण को हराने का जो अभियान चल रहा है ये उसमें एक तरह से सहायता प्रदान करेगी। अगर मैं कोदो कुटकी की बात करूं तो ये भी एक तरह का अनाज होता है जो चावल की तरह होता है। इसकी बर्फ़ी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। आप मुझे बताइएगा कि आपने इसकी कौन सी डिश खाई है भी कि नहीं खाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी ने कहा है कि बैरसिया भोपाल में वो एमएसएमई सेंटर को विकसित किया जाएगा और प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोज़गार देने वाला बनाया जाएगा, ना कि रोज़गार लेने वाला। चलिए अगली खबर है भारत के पहले ई ऑफिस विद्युत वितरण कंपनी के बारे में। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है वो देश की पहली ई ऑफिस कंपनी बन गई है। यानी कि अब यहाँ पे सारे काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगे, कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, मोबाइल के माध्यम से होंगे, यानी पेपरलेस कर दिया गया है इस ऑफिस को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अन्न उत्सव के बारे में। ज़रूरतमंदों को खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता है और अब पात्रता पर्ची की वजह से किसी को अन्न से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राजधानी, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जो नवीन हितग्राही हैं उन्हें अब 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा और उसी के साथ प्रति परिवार 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो आयोडाइज नमक है वो भी दिया जाएगा। प्रदेश में की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में 25,176 उचित मूल्य की दुकानें हैं। उचित मूल्य की दुकानों का मतलब होता है जो हमारी राशन की दुकानें होती हैं उन्हीं को उचित मूल्य की दुकानें कहा जाता है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो पात्रता पर्ची है, जो पात्रता हितग्राही हैं उन्हें लगभग 25 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में पात्रता पर्ची दी जाती है। माफ़ कीजिएगा। अगली खबर है भीमबेटिका की तर्ज पर जो मृगनयनी स्टोर्स हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ पर भीमबेटिका की तर्ज पर जो साड़ी है उनको स्टोर में लाया गया है, वहाँ पर बेचा जा रहा है। इसका उद्घाटन जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल इन्होंने किया। ये जो पुरातत्ववेत्ता थे डॉक्टर वाकणकर, जिन्होंने भीमबेटिका की गुफाओं की खोज की थी, उनके सम्मान में इस साड़ी को लॉन्च किया गया। ये जो प्रश्न है ये कई बार आ चुका है कि भीमबेटिका की खोज किसने की थी या डॉक्टर वाकणकर का संबंध किससे है या वो किस
फील्ड से हैं। ऐसे सवाल आपने पुराने अगर क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है नीट 2020 के बारे में। प्रदेश सरकार ने कहा है कि नीट 2020 की परीक्षा जो प्रदेश में आयोजित होगी उसके लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थी जो हैं उनको निःशुल्क परिवहन जो है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। न केवल परीक्षार्थियों को बल्कि उनके साथ जो उनके अभिभावक भी हैं तो उनको भी परीक्षा केंद्र तक राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पहुंचा जाएगा। इस परीक्षा की बात करूं तो प्रदेश भर में लगभग 14,322 परीक्षार्थी हैं जो इस बार नीट 2020 देने वाले हैं। अगली खबर है आदर्श शिक्षण योजना तैयार करने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें पुरस्कार देने की। जो राज्य एवं केंद्र के लोकायुक्त हैं लोकेश कुमार जाटव जी, इन्होंने कहा है कि कोविड-19 के दौरान हमने ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए थे जिसमें शिक्षकों ने YouTube पर और अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को बच्चों को शिक्षा प्रदान की थी। इन शिक्षकों को पुरस्कृत करने की अब योजना बनाई जा रही है। इसमें जिन्होंने बेहतर काम किया होगा, जिन शिक्षकों ने बेहतर काम किया होगा उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला है तकनीकी एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने कहा है कि प्रदेश की जो पॉलिटेक्निक है और जो ITI हैं उनको सशक्त और आकर्षक बनाया जाएगा। इसी के साथ जो शिवपुरी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन उपस्थिति यानी कि मशीन लगाई जाएगी जिसमें आप अपनी सिर्फ फेस को या आप अपने शक्ल को दिखाकर स्टूडेंट की जो है वो क्या लगेगी, वहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। उसके अलावा ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबैक यानी कि जो भी स्टूडेंट अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि भाई उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और कैसे स्टडी को या प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रीवेंस सिस्टम और 50 सीटर का बालिका छात्रावास भी वहाँ पर बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक के बारे में। मंत्रिपरिषद की बैठक की अगर बात करूं तो पीथमपुर के औद्योगिक निवेश योजना के तहत सेक्टर 4 और सेक्टर 5 को 586.7 एकड़ भूमि और 550 करोड़ के निवेश लागत के साथ 2 चरणों में विकसित किया जाना मंजूर किया गया है इस बार की बैठक में। उसी के साथ प्रदेश में बल्क ड्रग्स पार्क को मंजूरी दी गई है। ये जो पार्क बनाया जाएगा बबई मुहास होशंगाबाद में। ये पार्क केंद्र सरकार की बल्क ड्रग्स पार्क प्रोत्साहन योजना के तहत बनाया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क को भी मंजूरी दी गई है। ये जो दोनों योजनाएं हैं इसके तहत जो भारत सरकार का जो रसायन एवं ऊर्जा मंत्रालय जो है वो इस पार्क में आने वाली जो कंपनियां हैं उनको विशेष वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा। देखिए पार्क का मतलब होता है कि सरकार क्या करेगी, वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई दवा निर्माता कंपनी है, उसको वहाँ पर अगर अपनी फैक्ट्री डालनी है तो एक क्षेत्र को दवा पार्क के रूप में वहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो जो भी कंपनियाँ आएंगी उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपनी एक फैक्ट्री डालने के लिए, जैसे मान लीजिए उन्हें बिजली चाहिए तो वहाँ पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर सड़क चाहिए तो सड़क की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट हो गया और आने जाने के लिए जैसे मान लीजिए साधन नहीं है तो हो सकता है कि उनके कर्मचारियों को आने जाने के लिए जो सरकारी बसें होती हैं, जो मेट्रो बसें वगैरह होती हैं, वो वहाँ तक आने जाने के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएं। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, सरकार एक पार्क को या एक क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित कर देती है और फिर जो कंपनियां होती है उससे संबंधित माफ़ कीजिएगा, उससे संबंधित जो कंपनियां होती है, जैसे कि ये बल्क ड्रग्स पार्क खोला जा रहा है तो दवा निर्माता जो कंपनियां होंगी, दवा बनाने वाली जो कंपनियां होंगी, वो वहाँ पर जाके अपनी फैक्ट्री लगा सकती हैं, अपने ऑफिस खोल सकती हैं। तो इस प्रकार से जो बबई मुहास है जो होशंगाबाद के पास है, वहाँ पर प्रदेश का बल्क ड्रग्स पार्क जो है वो स्थापित करने की योजना है। अब जो ड्रग्स होती है, जो दवाएं होती हैं, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना कि भाई ये दवाइयाँ हैं तो ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हो, नहीं, ये दवाइयाँ हैं तो ये आती हैं किसके अंतर्गत? रसायन एवं
उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसीलिए ये योजना कौन चला रहा है? ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय चला रहा है। तो इसके तहत जो भी कंपनियां, इस स्कीम के तहत जो भी कंपनियां हैं वो इस पार्क में आकर अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, अपने ऑफिस लगाना चाहती हैं, अपने फैक्ट्री स्थापित करना चाहती हैं, तो उन कंपनियों को विशेष वित्तीय सुविधाएं कि भाई आपको अगर बैंक से लोन चाहिए तो वो मिल जाएगा, या जो भी सरकार से उन्हें सहायता चाहिए वो सरकार उनको देगी। ठीक है, आगे समझें। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है इंदौर भोपाल मेट्रो के बारे में। इंदौर भोपाल मेट्रो के लिए इंदौर महानगर जो क्षेत्र है, महानगर पॉलिटन क्षेत्र, वो निर्धारित किए गए हैं। पॉलिटन का मतलब होता है महानगरीय क्षेत्र जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और इसके लिए इंदौर महानगर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आने वाले हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला आने वाला है आपका जैसे इंदौर निवेश का क्षेत्र जो आएगा वो आएगा, प्लस साथ में महू निवेश क्षेत्र और पीथमपुर निवेश क्षेत्र को भी इंदौर महानगर के अंतर्गत लाया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो भोपाल है, भोपाल महानगर के अंतर्गत कौन आएगा? भोपाल महानगर के अंतर्गत जो भोपाल का जो निवेश क्षेत्र है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो मंडी डीप वाला जो निवेश क्षेत्र है उसको भी भोपाल महानगर के अंतर्गत लाया जाएगा। तो इस प्रकार एक बड़े क्षेत्र के रूप में भोपाल महानगर और इंदौर महानगर इनको विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। आगे हम बात करते हैं भामाशाह पुरस्कार के बारे में। भामाशाह पुरस्कार को प्रदेश सरकार ने फिर से आरंभ करने की बात कही है। भामाशाह पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो भामाशाह जो पुरस्कार दिया जाता है ये उन व्यवसायियों को दिया जाता है, उन व्यापारियों या बिजनेसमैन को दिया जाता है जो प्रदेश को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। हर साल टैक्स भरा जाता है, तो जो टॉप 3 टैक्स पेयर होते हैं, जिन्होंने ऐसे व्यवसायी जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, तो इनको पुरस्कार किया जाता है। पहले आने वाले जो व्यवसायी होते हैं उनको 1 लाख रुपए सेकंड प्राइज़ होता है, या द्वितीय इसमें राशि होती है वो होती है 50,000, और तीसरी जो प्राइज़ होता है वो होती है 25,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। अमेरिका की एक कंपनी है वो है फाइज़र, और जर्मनी की एक कंपनी है वो है बायोटेक। इन दोनों ने कहा है कि वो तीसरे चरण के अपने परीक्षण के लिए 30,000 की जगह अब 45,000 लोगों पर इसके तीसरे चरण का परीक्षण करेंगे, और ये जो परीक्षण है इसके परिणाम अक्टूबर तक आने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन ने कहा है कि उसके जो 4 वैक्सीन हैं वो नवंबर तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चारों के चारों वैक्सीन हैं ये अपने तीसरे और अंतिम चरण में हैं। मतलब चाइना लगता है सबसे पहले वैक्सीन ले आएगा। चलिए देखिए चरण की अगर मैं बात करूं तो चरणों की अगर बात करूं तो कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उसे वैक्सीन आती है या दवा आती है तो उसे पहले चरण में कुछ स्वस्थ लोगों पर उसका परीक्षण किया जाता है, उनको वो दवा दी जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है कि भाई कहीं उन पर इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं हो रहा। फिर अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या किया जाता है, दूसरे चरणों पे जाया जाता है, और फिर इस दवा को कुछ सैकड़ों लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है, यानी कि कुछ 100 लोगों पर, 200 लोगों पर, 500 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। फिर ये परीक्षण जब सफल हो जाता है और इसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आते हैं, तब जाकर इसको तीसरे चरण पर लाया जाता है, और इस तीसरे चरण पर कुछ हज़ार लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका की और जर्मनी की जो कंपनी है वो 30,000 लोगों की जगह अब 45,000 लोगों पर इसका परीक्षण करने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है भारत में कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो भारत का रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उसके बीच में और भारत की एक दवा कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज, इनके बीच में एक समझौता हुआ है कोरोना वैक्सीन को लेकर, जो रूस ने ऑलरेडी बना ली है। अब इस समझौते के बाद भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद ये जो रूस की कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, स्पुतनिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आप बताइए स्पुतनिक क्या है? ये खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है, आप बताइएगा। तो स्पुतनिक 5 जो है इसके परीक्षण भारत में आरंभ किए जाएंगे अनुमति मिलने के बाद, और सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर माह से जो रूस है वो भारत में अपनी वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर देगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र में जो एफडीआई है, जो ऑटोमेटिक रूट से आने वाली जो एफडीआई है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधा विदेशी निवेश। जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में, हमारे देश में जब सीधे तौर पर निवेश करती है तो वो क्या कहलाता है? एफडीआई। अब सरकार ने कुछ नियम और कुछ प्रतिबंध लगा के रखे थे कि भाई कोई भी कंपनी विदेश से आए तो किस क्षेत्र में कितना वो निवेश कर सकती है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करूं तो रक्षा क्षेत्र में डायरेक्ट निवेश जो था वो 49% था। अब उसे बढ़ाकर ऑटोमेटिक रूट से अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करती है तो अब वो ऑटोमेटिक रूट से जो आने वाला निवेश है उसकी सीमा 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है। ऑटोमेटिक रूट की बात करूं तो एक ऐसा माध्यम होता है जो सरकार या आरबीआई के द्वारा या सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस प्रकार से अगर हमारे देश में या इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो आपको अलग से सरकार से या आरबीआई से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिकली रूट। तो अब देखते हैं कि हमारे देश में हो सकता है कि अब आपको एडिडास की AK-47 और नाइकी के टैंक्स देखने मिल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ऊर्जा गंगा कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बिहार है, बिहार में 3 पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन किया। बांका और चंपारण में 2 नए बॉयलिंग प्लांट शुरू किए गए। इन प्लांटों की अगर मैं बात करूं तो साल भर में 125 मिलियन से अधिक जो सिलेंडर होते हैं, हमारे जो गैस सिलेंडर्स वगैरह होते हैं ना रसोई घर में जो हम यूज़ करते हैं, एक साल में ये जो है 125 मिलियन से अधिक जो गैस सिलेंडर हैं ये प्लांट में भरे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे विश्व अल्जाइमर दिवस के बारे में जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे वृद्धावस्था की बीमारी भी कहते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है ये 60 वर्ष से अधिक की आयु में होती है ज़्यादातर। और इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो स्मरण शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, याद नहीं रहता। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको याद नहीं रहता कि उन्होंने कब खाया, कब पानी पिया, या कभी कभी उनको याद नहीं होता कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ रख दी, वो चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। तो ये सब अल्जाइमर जो बीमारी है इसके कारण होती है। इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता लाने के लिए इसे मनाया जाता है 21 सितंबर को। इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। चलो डेमेंशिया के बारे में बात करें। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो है जो हमारी पूर्व स्वास्थ्य सचिव रही हैं प्रीति सुदन। इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कोरोना महामारी है उसकी तैयारी से निपटने के लिए जो स्वतंत्र पैनल बनाया गया है उसमें शामिल किया गया है। दुनिया भर के सिर्फ 11 लोगों को इस पैनल में शामिल किया गया है। अगर मैं प्रीति सुदन जी के बारे में बात करूं तो ये 1983 के बैच की IAS अधिकारी रही हैं और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अब हम देखते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में। सेलिब्रिटी और अभिनेता आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है IAS राजेश खुल्लर जी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। एक और IAS हैं जो हैं IAS समीर कुमार खरे जी। इनको एशिया विकास बैंक यानी ADB का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि जो ADB है यानी एशिया विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है हरिवंश नारायण सिंह जी जो हैं इनको राज्यसभा का उपसभापति नियुक्त किया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है। फिर है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो अब एलेक्सा डिवाइस जो होता है अमेज़ॉन एलेक्सा उसके लिए अपनी आवाज़ देंगे। आपने भी यूज़ किया होगा, काफ़ी सारे मोबाइल में भी ये होता है और एक डिवाइस आता है जिसमें आप
वॉइस कमांड यानी कि अपनी आवाज़ के निर्देश के द्वारा उसे कुछ काम करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि आपने एड्स वगैरह में देखा होगा, एलेक्सा प्ले द म्यूज़िक और सारी चीज़ें, तो वो आपकी वॉइस यानी कि आपकी आवाज़ की कमांड पर वो चलती है, काम करती है। आप उससे गाने के लिए कहेंगे तो आपके लिए गाने बजाएगी। आप उससे कहेंगे कि भाई आप न्यूज़ सुनाएं तो वो न्यूज़ आपको सुनाएगी। आप कहेंगे कि उससे स्टोरी सुनाएं तो आपको स्टोरी सुनाएगी। तो इस प्रकार जो एलेक्सा है उसके लिए अब अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज़ देंगे। ये पहले भारतीय होंगे जो एलेक्सा के लिए अपनी आवाज़ देने वाले हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत के वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप जी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गोविंद स्वरूप जी की बात करूं तो ये रेडियो खगोल विज्ञान के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, एक मार्गदर्शक थे। ये स्वरूप नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक और निदेशक रहे हैं। रेडियो एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऐसे, जैसा कि आप ये इसमें देख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े से रेडियो सिग्नल भेजने वाले टावर्स लगे होते हैं जो अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजते हैं। और ये रेडियो जो सिग्नल होते हैं ये फिर क्या होते हैं कि फिर इनका अध्ययन किया जाता है कि भाई ये कितने दूर जा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, और फिर इस प्रकार देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कितने दूर है, या उस ग्रह में या उस पिंड में पानी है, या मतलब कौन से मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसी के साथ साथ अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से ही सारा संचार होता है अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य। तो ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हम बात करेंगे कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में, जिसे केजी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये है कृष्णा नदी हमारी और ये है हमारी गोदावरी नदी। ये आकर यहाँ पर समुद्र में मिल जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्ता संस्थान है जिसका नाम है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI। इसके वैज्ञानिकों ने अभी इस बेसिन में रिसर्च किया और अध्ययन किया और पाया कि इस बेसिन में जो मीथेन हाइड्रेट जो है वो जो जमा है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जमा है, वो जीव जनित यानी कि बायोजेनिक मूल की है। यानी कि यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत सारे पेड़ पौधे या जीव जंतु रहते होंगे जो पानी के नीचे या वहाँ की ज़मीन के नीचे जाकर दब गए और वहाँ पर हाइड्रोमीथेन बन गई। मीथेन हाइड्रेट के निर्माण की अगर बात करूँ तो ये बनती है महासागरों में उच्च दाब एवं कम तापमान पर हाइड्रोजन बॉन्डेड पानी और मीथेन गैस के संपर्क में आने से। एक घन मीथेन हाइड्रेट से 160 से लेकर 180 तक घन मीटर मीथेन का निर्माण किया जा सकता है। मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन एक किफ़ायती गैस है, किफ़ायती ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गोबर गैस प्लांट वगैरह लगते हैं या कचरों से जब ईंधन या ऊर्जा बनाई जाती है, ख़ासतौर से जो सड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे जब ऊर्जा बनाई जाती है तो इनको जब गोबर गैस प्लांट हो गए या जो खाद्य पदार्थों को सड़ाकर जो गैस वगैरह बनाई जाती है तो उनमें क्या निकलती है, उनमें मीथेन गैस ही बनती है। अब इस मीथेन गैस को जलाकर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। या फिर कई सारे गाँव में या कई सारे क्षेत्रों में मीथेन गैस को जो हम LPG गैस वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी उसको खाना बनाने वगैरह में भी वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मीथेन की अगर बात करूँ तो ये एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन है। मीथेन हाइड्रेट की अगर बात करूं तो मीथेन हाइड्रेट जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जलाने पर बिल्कुल इस तरह से ये जलता है। वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो हमारा कावेरी गोदावरी बेसिन है यहाँ पर मीथेन की इतनी मात्रा है कि जो सारा विश्व है, सारे विश्व में जितना भी जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जो जीवों से बने हुए होते हैं। तो दुनिया भर का अगर जीवाश्म ईंधन इकट्ठा कर लिया जाए तो उसकी जितनी मात्रा है उससे दुगनी मात्रा में इस बेसिन में मीथेन उपलब्ध है। अब देखिए कि जब हमारे पास इतनी भारी मात्रा में मीथेन उपलब्ध है, इतनी भारी मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं, अध्ययन हो रहे हैं। फिर इस प्रकार से देखिए ये जो पूरा बेसिन है, अगर मैं बेसिन की बात करूँ तो ये पूरा पानी के नीचे दबा हुआ है, इसके ऊपर समुद्र है, इसके नीचे जो मिट्टी है वहाँ पर गहराई में मीथेन उपलब्ध है।
फिर क्या होता है कि इस तरह के बड़े बड़े प्लांट ये पूरे समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर इस तरह से होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि देखिए, आप इस पिक्चर में आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पे ये जो एच दिख रहा है ना, ये एच क्या है, हेलीपैड्स हैं। ये मतलब ये जो एच है ये हेलीपैड्स हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पर उतरते हैं। तो ये इतने बड़े होते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, और फिर यहीं से फिर क्या होता है, ये पूरे प्लांट से जो मीथेन होती है या आपका क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल वगैरह होता है, तो यहाँ से उनको निकाला जाता है। तो अब जैसे जैसे वहाँ पे रिसर्च बढ़ती जा रही है, और तो इस प्रकार से जो कंपनीज़ है जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, आपका ONGC हो गया, और दूसरी कंपनीज़ हैं, तो इस प्रकार की जो कंपनियाँ हैं वो वहाँ पर अपना अपना प्लांट वगैरह लगाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं DVT के बारे में। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्ता संस्थान श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र जो त्रिवेंद्रम में स्थित है, इसके जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने स्वदेशी तकनीक से डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो बीमारी होती है, इसके इलाज के लिए एक उपकरण बनाया है। ये वो जो उपकरण होता है, ये पैरों की नसों को खोलता और सिकोड़ता है। देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों में क्या होता है कि जो पैरों की नसें होती हैं वो काफ़ी फूली फूली सी दिखती हैं, मोटी मोटी सी हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि जो पैरों की नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो जाम हो जाती हैं। तो इनको खोलने के लिए पहले हम बाहर से वो मशीनों को, उपकरणों को मंगवाते थे, जिनकी जो लागत थी वो आती थी 2 से 5 लाख तक। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है, स्वदेशी तकनीक से एक पूरी मशीन बना ली है जो इस बीमारी का इलाज करेगी। वो क्या करेगी, इन जो पैरों की जो नसें हैं इनको खोलेगी और सुकोड़ेगी। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह की ये मशीन दिखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप योजना के तहत जो स्टेट्स की, राज्यों की रैंकिंग तैयार की गई है उसके बारे में। 2019 के लिए ये रैंकिंग तैयार की गई। ये तैयार की गई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप स्टेट रैंकिंग। इस रैंकिंग में जो अलग अलग राज्य थे उनको अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया। जैसा 100% परफॉर्मेंस करने के लिए गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर वाली कैटेगरी में रखा गया। फिर ऐसे राज्य जिनका 100% से कम लेकिन 85% से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको टॉप परफॉर्मर्स कैटेगरी में रखा गया। इसमें थे कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और राजस्थान। उसके बाद ऐसे राज्य जिन्होंने 85 से 70% के बीच में परफॉर्म्स किया, उनको लीडर्स वाले ग्रुप में रखा गया। इसमें थे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। फिर ऐसे राज्य जिन्होंने 50 से 70 के बीच में परफॉर्मेंस किया, उनको एस्पायरिंग लीडर्स के रूप में रखा गया। और इस कैटेगरी में थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। फिर ऐसे राज्य जिन्होंने 25 से 50% के बीच में परफॉर्मेंस करी, वो उनको इमर्जिंग स्टेट के रूप में रखा गया। इसमें थे असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। ऐसे राज्य जिन्होंने 25% से कम का भी प्रदर्शन किया, उनको बिगिनर्स वाली कैटेगरी में रखा गया। इसके अंतर्गत आए चंडीगढ़, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से ये 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग थी। हमें सारे राज्यों को याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा अगर आप किसी और राज्य की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, या गुजरात से हैं, या कर्नाटक से हैं, या बिहार से हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपका राज्य किस रैंकिंग या किस कैटेगरी में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स से देखते हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात करूं तो जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसने जो UAE के 2 खिलाड़ियों को, अशफाक अहमद और आमिर हयात को भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और उन पर आरोप था कि इन्होंने रिश्वत लेकर
मैच में ख़राब प्रदर्शन किया है। ये दोनों खिलाड़ी जो यूएई है उसके खिलाड़ी हैं। अब ये न्यूज़ में या मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो आईसीसी है उसका जो मुख्यालय है वो भी यूएई के दुबई में है, और अभी जो आईपीएल जो हो रहे हैं, खेल जो आईपीएल हो रहे हैं वो भी यूएई में ही हो रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं बैडमिंटन की तरफ। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने जो इस बार के थॉमस कप और उबेर कप होने थे उसको स्थगित कर दिया गया है। इस बार का जो आयोजन है वो डेनमार्क में होना था। उबेर कप की बात करूं तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है और जो थॉमस कप है वो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए बैडमिंटन जो होता है उसमें इस तरह की रैकेट होती है और इस तरह की शटलकॉक होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि बैडमिंटन क्या होता है और टेनिस क्या होता है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो इसलिए यहाँ से इस इमेज से आप याद रखिएगा, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि उबेर कप जो है वो किससे संबंधित है और थॉमस कप जो है वो किससे से संबंधित है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओसोल चीनी के बारे में। ओसोल चीनी करके एक अभियान बांग्लादेश में चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है वहाँ पर जो फेक न्यूज़ है उसके खिलाफ। जो फेक न्यूज़ वगैरह होती है आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी काफ़ी सारी ऐसी फेक न्यूज़ आती है जो काफ़ी संवेदनशील भी कुछ ऐसी फेक न्यूज़ होती है जो आपको काफ़ी प्रभावित करती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है ये तो झूठी न्यूज़ थी या फेक न्यूज़ निकलती है। तो इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ है ये काफ़ी एक तरह से घातक है समाज के लिए। तो इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ है इनके खिलाफ जो बांग्लादेश है वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में अक्सर क्या होता है कि वो काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ वहाँ की बेसिर पैर की न्यूज़ आपको बता देते हैं और लास्ट में हो जाता है कि हाँ सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला। अब वो सूत्र कौन है और किसने क्या बताया वो सब कुछ उसका सर पैर रहता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे फेक न्यूज़ के खिलाफ कोई अभियान चलना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्रयास रहा बांग्लादेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे P7 के बारे में। P7 एक हैवी ड्रॉप सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाया है। इसके द्वारा 60 टन के जो सैन्य उपकरण हैं उसको दुर्गम स्थानों पर विमान से नीचे गिराया जा सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो मशीन है इसको इस सिस्टम के तहत विमान से गिराया गया, तो इसमें पैराशूट्स वगैरह लगे होते हैं और फिर इसको विमान से ड्रॉप किया जा सकता है। कुछ ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं या कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आप विमान को नहीं उतार सकते, तो इस सिस्टम के द्वारा थल सेना है या जो वहाँ पर नीचे जो सैनिक हैं उनको कुछ आपको रसद उपलब्ध करानी है, कुछ उपकरण उपलब्ध कराने हैं या हथियार उपलब्ध कराने हैं। तो इस सिस्टम के द्वारा अब विमान से क्या किया जाएगा, उसे नीचे ड्रॉप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और ये सीधा उन तक पहुँच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है जुल्फ़कार 99 के बारे में। जुल्फ़कार एक युद्धाभ्यास है जिसे ईरान ने अपने दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में किया। इसमें ईरान की जो तीनों सेनाएं हैं वो शामिल थी। देखिए ईरान की बात करूं तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रहा अपना ईरान और फिर ईरान का जो ये दक्षिणी समुद्री भाग है ये वाला जो है तो इसको पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। ये वाला जो समुद्री भाग है ये आपका सऊदी अरब भी से भी लगता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमिरात यानी यूएई से भी लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुवैत है, इसके बाद यहाँ पर आपको इराक है। तो अगर इन सारे देशों की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे जो देश हैं इनकी आपस में नहीं बनती है। और ईरान की अगर बात करूँ तो ईरान का तो काफ़ी मनमुटाव और ये वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी तनावग्रस्त क्षेत्र है, आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो इस सिचुएशन पर जो ईरान है, ईरान ने यहाँ पर अपना युद्धाभ्यास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है भारत को यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कमीशन ऑन स्टेट वुमेन्स के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। इस चुनाव में भारत के अलावा चीन और अफगानिस्तान ने भी भाग लिया था। हालांकि अफगानिस्तान को कम वोट मिले और जो चीन था उसको लगभग आधे वोट भी नहीं मिल पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं जापान के नए प्रधानमंत्री के बारे में। योशिहिदे सुगा, इनको जापान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से
प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद योशिहिदे सुगा इनको जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इनको प्रधानमंत्री बनने पर ट्विटर के माध्यम से बधाई दी। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर के पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको हमारे फेसबुक चैनल पर आराम से मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो MPPSC 2020 का मेंस का प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूरी है तो ही घर से बाहर जाएं, घर पर रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।